क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर सेकेंड क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर को आप पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले भाग में आपने पुष्पी पादपों के लैंगिक जीवन का पूरा जीवन चक्र, लाइफ साइकिल को आप समझ चुके हैं। मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किस तरह से होती है, पूरी कोशिश की थी इस पूरे चैप्टर को वहीं पर समझाने की। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से इनमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक पीढ़ियाँ एक के बाद एक आती हैं, इसे समझाने का प्रयास किया था। और इसमें आपने देखा था जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें आप पढ़ चुके हैं कि पुष्प पौधे का जननांग होता है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर उनका जननांग होता है। और फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपने ये भी पढ़ा है कि फ्लावर के दो चक्र होते हैं। पहला कहलाता है एसेसरी वर्ल या सहायक चक्र और दूसरा कहलाता है इसेंशियल वर्ल और इसेंशियल ऑर्गन्स, आवश्यक चक्र। और उसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि इसमें पुमंग और जायांग आता है। और फिर आपने पढ़ा था कि पुमंग पुंकेसरों के समूह को कहते हैं। पुंकेसर को स्टेमेन कहा जाता है एंड ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रूशियम। और पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। इसी प्रकार आपने गायनोशियम या स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था, जायांग के बारे में पढ़ा था कि यह पुष्प का मादा भाग होता है जो कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर बना होता है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना है, आपने वहाँ पर नर युग्मक, लाइफ साइकिल में आपने नर युग्मक और मादा युग्मक का समेकन होता है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, कैसे होती है, ये आपने पढ़ा था। लाइफ साइकिल में हमने आपको सीधे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का डायग्राम बना करके समझा दिया था, उनके फ्यूजन को बता दिया था। लेकिन अब समझना है कि किस प्रकार से मेल गैमीट का निर्माण होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फ्लावर स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले जो समझना है वो है किस प्रकार से इन पौधों में, पुष्पी पौधों में मेल गैमीट या नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसी को हमें समझना है। किस प्रकार से नर युग्मक का मतलब होता है, नर युग्मक का अर्थ हुआ पॉलन ग्रेन, परागकण या माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। तो आपको पता है कि परागकणों का निर्माण पुंकेसरों में होता है। और आपने पुंकेसर में देखा है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, पुष्पी पादप हैं, उनमें प्रायः पुंकेसर के परागकोश में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। अर्थात पराग कोश एंथर जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। और ऐसे पुंकेसर को जिसमें 2 लोब पाए जाते हैं, जैसे पुंकेसर, एक परिपक्व पुंकेसर को आप देखें तो आप इसमें पाएंगे कि 2 पालियां हैं उसमें, एक इधर और एक इधर। और इन 2 पालियों में प्रत्येक पाली में 2-2 चैम्बर होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। अर्थात इस तरह का पुंकेसर डाइथीकस कहलाता है। डाइथीकस ऐसे पुंकेसर में 2 लोब होते हैं और उनमें 4 प्रकोष्ठ बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका पुंकेसर मोनोथीकस होता है। मोनोथीकस पुंकेसर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे फैमिली मालवेसी के पौधे हैं, गुड़हल,
हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। गुड़हल के पुंकेसरों को अगर आप ध्यान देंगे तो वो मोनोथीकस होते हैं, एक ही लोब होता है। तो ऐसे पुंकेसर में 4 चेंबर के बजाय 2 चेंबर होते हैं। तो जिस पुष्प को हम पढ़ रहे हैं वो डाइथीकस स्टैमेन, वो डाइथीकस परागकोश वाला है। अब आपको पता है कि पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। स्टैमेन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। अब इस नर जननांग में नर युग्मक कैसे बनता है, मेल गैमीट का निर्माण कैसे होता है, इसी को समझना है। और इस प्रकार से मेल गैमीट बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि मेल गैमीट का मतलब होता है परागकण, और परागकण को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इस प्रकार से एक पुष्प के नर भाग यानी पुंकेसर में पराग कणों का विकास किस प्रकार से होता है, आज हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ए फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें खास करके पुंकेसर में। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक ऐसा पुष्प जो बिल्कुल तुरंत विकसित हुआ है। डायग्राम को मैंने इसलिए पहले से बना रखा है ताकि हमारा समय बचे और डायग्राम बनाने में समय ज़्यादा न लगे, जिसके कारण वीडियो का साइज़ छोटा हो और आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसलिए हमने डायग्राम को पहले से ही ड्रा कर रखा है। एक पुष्प है न्यूली बॉर्न फ्लावर, तरुण पुष्प जो अभी भी खिला हुआ है, अभी भी निकला है। शुरू में पुष्प बड कंडीशन में रहता है और उसको खिलने में थोड़ा समय लगता है। 4-6 दिन बाद उसमें सारे ऑर्गेनल्स, जितने ऑर्गेन्स होते हैं वो सब मैच्योर होते हैं। तो एक तरुण पुष्प है, एक न्यूली बॉर्न फ्लावर है, और उसमें इस प्रकार से हमें केवल इस मेल भाग से लेना देना है। ये कहलाता है स्टेमेन। आप जानते हैं पुंकेसर में ये वाला भाग जो फूला हुआ भाग है इसको एंथर कहा जाता है। और ये ऐसा पुष्प है जिसमें डाइथीकस प्रकार का एंथर है, अर्थात इसमें आप 2 लोब देख रहे हैं, और इन 2 लोब को आपस में जोड़ने के लिए जो लाइन आप देख रहे हैं इसको योज बोलते हैं या कनेक्टिव बोलते हैं। और नीचे लंबा सा पतला धागे जैसा जिसके कारण ये जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट या पुतंतु कहलाता है। ये फिलामेंट हुआ, अर्थात पुंकेसर के 3 भाग हो गए, परागकोश, योजी और पुतंत, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ये बिल्कुल न्यूली बॉर्न है, इसलिए अभी इसमें लोब नहीं बनाया हमने। मैच्योर अवस्था में लोब स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी इसमें चूंकि ये तरुण अवस्था में है तो इस पर लोब अभी नहीं बने हैं। अब एक तरुण परागकोश, एक नवीन परागकोश को जब हम सेक्शन के रूप में काट देते हैं, सपोज करिए इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। इसका ट्रांसफर सेक्शन काटने पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके पहले एक बात और बता दें कि जब हमने फ्लावरिंग प्लांट का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि पूरे जीवन चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को हमने आपको बताया था। एक घटना बताया था निषेचन पूर्व घटना, निषेचन के पहले की क्या घटना होती है, फिर बताया था निषेचन, और फिर बताया था निषेचन पश्च घटनाएं। अर्थात आपको हमने बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो आज हम बताने जा रहे हैं वह प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत है, अर्थात निषेचन पूर्व की घटना है। और निषेचन के पूर्व में क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले युग्मक का निर्माण आवश्यक होता है।
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और फिर दूसरा आता है युग्मक का स्थानांतरण। तो जो निषेचन के पहले की घटना है, पहली घटना है उसमें युग्मक का निर्माण, और दूसरी घटना है फिर युग्मक का स्थानांतरण। फिर निषेचन होता है, और फिर निषेचन के पश्चात जायगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। फिर जायगोट के विभाजन से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फिर बीज बनता है, और बीज के अंकुरण से फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो जो आज हम इस पुष्पी पादप के जीवन चक्र का जो हिस्सा पढ़ रहे हैं वो है पूर्व निषेचन की घटना। और पूर्व निषेचन की घटना में आता है सबसे पहले युग्मक का निर्माण कैसे होता है। आप जानते हैं कि निषेचन के लिए दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक जरूरी होता है और एक मादा युग्मक जरूरी होता है। तो नर युग्मक कहाँ बनता है? नर युग्मक पुंकेसर में बनता है, इसीलिए पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। और मादा युग्मक कहाँ बनता है? स्त्रीकेसर में बनता है, इसलिए जायांग या गाइनोशियम पुष्प का मादा भाग होता है। तो आज जो हमें समझना है वो नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। हाउ द माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एंथर। परागकोश के अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है, इसे हमें समझना है। तो डायग्राम के माध्यम से हम स्पष्ट हो जाएंगे कि कैसे बनता है, क्योंकि बायोलॉजी आप रट करके नहीं, आप समझ करके बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए पूरा प्रयास है कि आप पूरी बातों को समझ जाएं, फिर आप समझने के बाद अपनी भाषा में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या आप स्वयं कर सकते हैं। तो हमने बताया था ये परागकोश, ये तरुण पुंकेसर है, नए पुष्प में बना हुआ है। अब इसको यहाँ से कट किया गया, तो जो चूंकि प्रारंभिक अवस्था में परागकोश है, तो यहाँ पर कट करने पर आप इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर आप पाएंगे सबसे बाहर की तरफ एक परत का स्तर दिख रहा है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाती है। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मल सेल्स हैं, और फिर इसके नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है। अभी इस अवस्था में इसमें हमने बताया भी कि 2 लोब होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अभी प्रकोष्ठ नहीं बनना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ये जो अवस्था दिख रही है ये न्यूली बॉर्न स्टेमेन की है। पुष्प ही हमने लिया है, तरुण पुष्प लिया है, तो उसमें तरुण पुंकेसर भी होगा। धीरे धीरे करके जब वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं और अलग अलग कार्यों को करती हैं। धीरे धीरे इसका गोल आकार कुछ इस तरह से होने लगता है। कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो इसका आकार, परागकोश का आकार, पॉलिसैक का आकार बढ़ने लगता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे 4 कोने बनने लगते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैच्योर में देखेंगे, 4 कोने इस तरह से बनते हैं। चारों कोने में एक सेल ऐसी होती है जिसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घना होता है। अन्य कोशिकाओं की तुलना में उसमें साइटोप्लाज्म कुछ घना होता है और वो आकार में बड़ी होने लगती है। मतलब यहाँ की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनमें से कोई ऐसी एक सेल जो अन्य की तुलना में डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है, वो कॉर्नर की तरफ आकार में बड़ी होने लगती है। इसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। यहीं से स्टार्ट होता है आगे की प्रक्रिया। आर्कीस्पोरियल सेल, फिर इसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कोशिका 1 से 2 भागों में बंट जाती है। एक नीचे की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
तो सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ, इसके कॉर्नर की एक कोई कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस हो जाता है और फिर उसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो सेल में एक सेल कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अर्थात प्राथमिक स्पोर बनाने वाली कोशिका। इस तरह से अब दो सेल हो गई। अब क्या होता है, इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल जो नीचे वाली कोशिका है, नीचे वाली कोशिका जिसमें दो बनी थी, नीचे वाली कोशिका में माइटोसिस के परिणाम स्वरूप विभाजन शुरू हो जाता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप 3 से 5 कोशिकाओं की परतें बन जाती हैं, 3 to 5 लेयर ऑफ सेल्स। 3 से 5 कोशिकाओं की परतें बनती हैं। उनमें से अब आप इस डायग्राम को देखेगा, इसमें पूर्ण परिपक्वता की तरफ ये बढ़ चुका है। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड हैं। आगे चलकर यह संवहन बंडल बनाने का काम करती हैं। संवहन बंडल बनाने वाला जो स्थान होता है, ये योजी वाला स्थान होता है, कनेक्टिव वाला स्थान होता है उस जगह पर। संवहन बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम बनता है, जो कि इस विकसित होते हुए पुष्प के लिए जल और खनिज तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, संवहन का काम करता है। तो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड भी बनना शुरू होता है। ये कोशिकाएं अन्य की तुलना में थोड़ा अलग हो जाती हैं और आगे चलकर अपना अलग कार्य करने लगती हैं। तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अब क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल में माइटोसिस होता है, 3 से 5 परतें बन जाती हैं। अब वो 3 से 5 परत कौन सी होती है, सबसे नीचे की तरफ एपिडर्मिस सबसे बाहर हो गई, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर देख रहे हैं आप, चारों तरफ, चारों लोब, चारों प्रकोष्ठ में एक सिंगल लेयर कोशिकाओं की दिख रही है। इस सिंगल लेयर को हम बोलते हैं इंडोथीसियम, जो एक परत मोटी होती है। इंडोथीसियम जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। इसमें विभाजन जारी रहता है और बताया हमने कि 3 से 5 परतें हो सकती हैं। फिर बनता है उसके नीचे मध्य स्तर, मिडिल लेयर बनती है, जो 1 से 3 तक हो सकती है। एक लेयर की भी हो सकती है और कुछ में 3 परतें होती हैं। एक लेयर की भी हो सकती है और कुछ में 3 परतें होती हैं। तो 1 से 1 होगी या 3 होगी, कुल मिलाकर 5 हो जाती हैं। तो 1 2 3 आप देख रहे हैं। और जब सबसे अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे अंदर की तरफ की कोशिकाएं थोड़ा आकार में बड़ी होती हैं और एक से अधिक इनमें न्यूक्लियस भी होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है, जिसे टेपिटम कहा जाता है। याद रखिएगा, टेपिटम के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो यही कि टेपिटम कहाँ पाया जाता है। तो परागकोश में सबसे अंदर की परत टेपिटम कहलाती है। और इसका कार्य क्या है, परागधानी में जो पराग कण विकसित हो रहे हैं, इन विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण देने के काम टेपिटम करती है। पराग कणों को पोषण देने के काम टेपिटम करती है। मध्य लेयर, मध्य की परत और टेपिटम, मध्य की परत और टेपिटम धीरे धीरे जैसे जैसे परागकण विकसित होते हैं फिर समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि इनको पोषण भी देना होता है। तो इस तरह से चारों तरफ के लोब में आप देख रहे हैं कि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इंडोथीसियम जो एक परत की मोटी होती है, और फिर मध्य परत 1 से 3 लेयर की हो सकती है। हमने क्या बताया कि 3 से 5 परत होते हैं। जैसे मान लिया 3 क्यों, एक इंडोथीसियम, एक मिडिल लेयर, एक टेपिटम। जब मिडिल लेयर की 3 परतें नहीं होगी तो 1 1 1 बराबर 3 परतें हो गई। लेकिन जब
मध्य की परत, मिडिल लेयर 3 लेयर वाली हो जाती, 3 परत की कोशिकाएं हो जाती हैं। तो 1 3 1 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर के जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, माइटोसिस से कौन सी सेल ने डिवीजन किया? प्राइमरी पैराइटल सेल, नीचे वाली कोशिका ने कितने लेयर बना दिए? 5 लेयर तक बना सकती है। इनमें लगातार विभाजन होता है और माइटोसिस के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी लेयर हो गई? सबसे बाहर एपिडर्मिस बन गई थी। एपिडर्मिस तो हर जगह रहेगी क्योंकि बाह्य आवरण है। फिर इंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी पैराइटल सेल के विभाजन से यहाँ तक की बात हो गई। अब इसी को हमने यहाँ पर जूम कर दिया है। इस एक लोब को, इस एक चैम्बर को हमने यहाँ पर जूम करके बनाया हुआ बड़ा बना दिया है। यहाँ पर सारी कोशिकाओं को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, उसके नीचे एंडोथीशियम है, फिर 1 से लेकर के 3 परत मोटी मध्य स्तर या मिडिल लेयर है, उसके नीचे टेपिटम की कोशिकाएं हैं। हमने बताया कि टेपिटम की कोशिकाएं डेंस साइटोप्लाज्म वाली और 1 से अधिक केंद्रक वाली होती हैं, जो कि अंदर विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण देने का काम करती हैं। मीन्स टेपिटम इज ए न्यूट्रिटिव लेयर, पोषण परत होती है। और इसके अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल उपस्थित होती। सबसे अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये अंदर की तरफ की कोशिकाएं आप देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। कुछ कोशिकाएं इनमें से क्या होती हैं, विकसित होते हुए परागकणों के पोषण में समाप्त हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं जो प्राइमरी माइक्रोस्पोजिनस सेल कहलाती हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोजिनस सेल कहलाती हैं, इनमें माइटोसिस होता है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस होता है। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप ये कन्वर्ट हो जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन, चूंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बीच वाली कोशिकाएं दिख रही हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। लेकिन जब इनमें मियोसिस हो जाता है, मियोसिस के परिणाम स्वरूप ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर। अब चूंकि मियोसिस के परिणाम स्वरूप बना है, इसलिए माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होगा। अर्थात जो परागकण बनते हैं, परागकण हैप्लॉयड होते हैं, और यही परागकण मेल गैमीट या नर युग्मक कहलाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं, पुंकेसर में परागकोश के अंदर, एंथर के अंदर इस प्रकार से परागकणों का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो परत है इंडोथीशियम की, कई जगहों पर ये पतली हो जाती है। इसकी सेल्स बहुत पतली हो जाती हैं। इसी जगह से ये परागकोश फट जाता है, और जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ से परागकोश से परागकण बाहर आ जाते हैं। तो स्टोमियम वह स्थान है जहाँ की कोशिकाएं पतली परत वाली होती हैं, अन्य कोशिकाओं की तुलना में पतली होती हैं। यहीं से ये परागकोश फटता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर समराइज करते हैं कि हाउ दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये पूरी प्रक्रिया जो आपने पढ़ी, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अर्थात परागकण बनने की क्रिया, या आप इसको कह सकते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु बोलते हैं परागकण को। कैसे बनता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन क्या है,
आशा है आपने समझ लिया होगा लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर समराइज करते हैं कि एक तरुण पुष्प या न्यूली बॉर्न फ्लावर है और इस फ्लावर का स्टेमन है वो तब का स्टेमन है जब इसमें कोई विशेष विकास नहीं हुआ है, प्रारंभिक अवस्था का है। इसका जब टीएस काट के प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस और बीज की कोशिकाएं विभज्योतकी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं, अर्थात इनमें विभाजन होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और ये मेरिस्टेमेटिक सेल से भरा हुआ धीरे धीरे इसका आकार गोल के बजाय फिर धीरे धीरे चौकोर की तरफ या इस टाइप का होने लगता है। फिर इसी में से कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, नेचर में प्रकृति में भिन्न हो जाती है। उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस हो जाता है, घना हो जाता है, आकार में बड़ी हो जाती है। ऐसी कोशिका को आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। आर्कीस्पोरियल सेल से ही स्टार्टिंग होती है आगे की। आर्कीस्पोरियल सेल में सिंपल माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने पर यह एक सेल से दो सेल बन जाती है। नीचे की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के पहले जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसमें लगातार विभाजन होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल के विभाजन से 3 से 5 परतें बनती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। 3 से 5 परतें बनती हैं, उसमें से सबसे पहली परत इंडोथीशियम की बनती है। इंडोथीशियम आप देख रहे हैं। उसके नीचे की तरफ 1 से 3 परत वाली मध्य परत या मिडिल लेयर बनती है और सबसे नीचे की तरफ टेपिटम होती है। इसको हमने टेपिटम बताया हुआ है। एक से अधिक केंद्रक वाली होती है, आकार में थोड़ा बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इसी परत का काम होता है कि इस परागकण जो विकसित हो रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो परागकण बनेंगे उनके पोषण का काम करती है। और आप यहाँ देखते हैं इंडोथीशियम कुछ जगहों पर पतली हो जाती है। इन पतले स्थानों को स्टोमियम कहा जाता है। यहीं से आगे चलकर पराग कोश का स्फुटन होगा, डेसेंस ऑफ एंथर होगा, जिससे परागकण बाहर आएंगे। इसी स्ट्रक्चर को हमने जूम करके दिखाया हुआ है। एक लोब को हमने जूम करके दिखाया हुआ है। बाहरी परत एपिडर्मिस है, उसके नीचे एंडोथीशियम है, फिर मध्य परत है, फिर टेपिटम है और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिख रही हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या परागकणों का विकास कैसे होगा, इसको हमने बताया भी कि माइक्रोस्पोर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स में माइटोसिस होता है। माइटोसिस के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। ये प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती हैं। माइटोसिस के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी। अब इनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 4 सेल बनती हैं। इस तरह से आप देखेंगे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 इस प्रकार से 4 सेल बन जाती हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो बनते हैं आपको देखने में लग रहा है कि चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले ही अलग नहीं होते हैं, बाद में अलग होते हैं। पहले जिस रूप में रहते हैं उसको बोला जाता है, चारों का जो रूप है जिसके कारण वो जुड़े रहते हैं, चारों की जुड़ी अवस्था कहलाती है टेट्राड। टेट्राड अवस्था में ऐसे रहते हैं। इस तरह से ये कई सारी अवस्थाएं टेट्राड की हो सकती हैं। इस अवस्था में ये परागकण, ये 3 डायमेंशन डायग्राम है, 3 आप देख रहे हैं, एक इसके पीछे की तरफ। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। अलग अलग नहीं होते हैं, बाद में अलग होते हैं, पहले जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से 3 आप देख रहे हैं पीछे 3 डायमेंशन डायग्राम में हम चारों को एक साथ नहीं दिखा सकते।
अब ये चारों अलग हो जाएंगे जो हैप्लॉइड होंगे। फिलहाल ये जुड़े हुई अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनका भी जो है निर्माण दो तरह से होता है। अब इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी पर ड्रा कर लीजिए और अब आगे आपको समझना है कि ये टेट्राड किस तरह से बनते हैं। हमें इसे समझना है, हाउ दी टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है युगपत प्रकार का और दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप का। तो इसके बाद अब आपको समझना है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बन सकता है। इसके बाद आप आगे समझिए। माइक्रोस्पोर टेट्राड, जैसा हमने बताया कि मियोसिस के परिणाम स्वरूप चार बन जाते हैं माइक्रोस्पोर। चारों अलग अलग नहीं होते, बाद में अलग होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनके बनने की दो तरह से विधियां हैं। एक कहलाता है युगपत प्रकार या साइमल्टेनियस टाइप। युगपत प्रकार इंग्लिश में कहा जाता है साइमल्टेनियस टाइप। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस में एक माइक्रोस्पोर है, ये एक माइक्रोस्पोर हमने बना दिया है। एक माइक्रोस्पोर से टेट्राड कैसे बनता है इसमें समझना है। इस माइक्रोस्पोर में फर्स्ट मियोसिस हुई। मियोसिस के परिणाम स्वरूप इसमें एक सेल से दो सेल, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, एक इधर एक इधर। लेकिन खास बात क्या होती है, इसका न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता और किसी भित्ति का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनने की क्रिया युगपत प्रकार या साइमल्टेनियस टाइप कहलाती है। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन एवं भित्ति निर्माण नहीं होता है और उसके बाद फिर इसका सेकेंड मियोसिस होता है। अब सेकेंड मियोसिस में एक से चार सेल बन जाती, एक से दो बनी, अब दो से चार बन जाती हैं। चार कैसे, एक यहाँ बना दिया हमने, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। क्या बताया हमने, इसमें भित्ति निर्माण नहीं होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। इस तरह से ये ऐसे जुड़ा रहता है, यहाँ ऐसे जुड़ा होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है और जो सेंट्रल में दिख रहा है वो भी इस तरह से इनमें आपस में जुड़े होते हैं। तो चार, तो अब आप यहाँ पर चार कोशिकाएं देख रहे हैं। चार क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, तीसरी, एक दो तीन। तो अब ये कैसे अरेंज होती हैं इसको देखना है। यहाँ पर ये इस प्रकार से, चूँकि ये 3 डायमेंशन डायग्राम है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। तीन सामने दिख रही हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें क्या देखी खास बात कि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता और भित्ति का डिवीजन नहीं होता। भित्ति नहीं बनती है, भित्ति नहीं बनने पाती। इस प्रकार से चार अरेंज होते हैं, तीन सामने दिख रहे हैं, एक पीछे होगा। इस डायग्राम में पीछे का चारों नहीं एक साथ दिखाए जा सकते। ऐसा टेट्राड फॉर्मेशन युगपत प्रकार या साइमल्टेनियस टाइप कहलाता है। और इस प्रकार का जो टेट्राड फॉर्मेशन है वो डाइकोटिलीडन प्लांट्स का खास बात होती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, डाइकोटिलीडन्स प्लांट, डाइकोटिलीडन्स। क्योंकि आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्मिक
फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इनके दो क्लास पढ़े, एक मोनोकाट एक बीजपत्री पौधे और दूसरे द्विबीजपत्री पौधे। तो इस प्रकार का टेट्राड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस टाइप का कहलाता है और ये द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता होती है। दूसरा इसी का आता है सक्सेसिव टाइप, या इसको उत्तरोत्तर या क्रमानुसार प्रकार का कहते हैं। क्रमानुसार या सक्सेसिव, इससे थोड़ा सा भिन्नता होती है। सक्सेसिव टाइप थोड़ा सा भिन्न है। इसमें क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर, उसके बाद इसमें मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस के परिणाम स्वरूप अब यहाँ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और केंद्रक भी डिवाइड होता है और भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। फिर उसके बाद इसी में फिर मियोसिस सेकेंड होती है। अब ये प्रत्येक न्यूक्लियस फिर दो दो भागों में बंट जाता है, एक इधर ये न्यूक्लियस बंट गया और इधर भी ये दो भागों में बंट गया और भित्ति का निर्माण भी होता है। बाद में इन दोनों के बीच में भित्ति बन जाती है और इस प्रकार से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। ऐसा माइक्रोस्पोर टेट्राड आइसोबाइलेटरल कहलाता है। इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल बोलते हैं इसको। ऐसे टेट्राड को आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहा जाता है, जिसको हिंदी में समद्विपार्श्व चतुष्क, और इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड को चतुष्फलकीय चतुष्क, क्योंकि इसमें जो माइक्रोस्पोर हैं वो फलकों में स्थित होते हैं। और ये विशेषता होती है जितने भी मोनोकॉटिलिडन्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पौधे, इसका उदाहरण है मोनोकॉटिलिडन्स। अब कौन से होते हैं? एक बीजपत्री, धान, मक्का, ऐसे पौधे, एक घास, जितने भी घास हैं एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री में मटर, सरसों, अरहर, ये सारे द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोटिलिडन्स हैं। तो आपने समझा कि ये टेट्राड दो तरह से बनता है, एक साइमल्टेनियस टाइप युगपत प्रकार और दूसरा क्रमानुसार या उत्तरोत्तर या सक्सेसिव टाइप। इनमें से जो साइमल्टेनियस टाइप है वो डाइकोटिलिडन्स की विशेषता है और जो सक्सेसिव टाइप है वह एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया किस प्रकार से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। यहाँ पर एक बात और आगे चलिए बताएंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं वो कई तरह से बन सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने बोला है तो वह ये तो 2 तरह के टाइप हो गए कि डाइकाट में साइमल्टेनियस टाइप का और मोनोकाट में सक्सेसिव टाइप का होता है। इसके अलावा कई तरह के टेट्राड एक साथ आप फिर समझ लीजिए कि इनके किस तरह से टेट्राड के नाम हो सकते हैं और उनका विन्यास या अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। जैसे अभी हमने बताया हुआ है, पहला टेट्राहेड्रल टेट्राड को हिंदी में कह सकते हैं आप समचतुष्फलकीय चतुष्क। इसको आप कह सकते हैं समचतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल मीन्स समचतुष्फलकीय चतुष्क। टेट्राड माने हिंदी में चतुष्क। इसका आकार कैसा होगा, किस तरह से बनेगा? जैसा कि अभी आपने देखा ये इस तरह से होता है। ये कहलाता है टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल टेट्राड। और दूसरा, जैसा कि इसको पता है कि ये इसके एग्जाम्पल हैं डाई कार्टिलिडन्स, द्विबीजपत्री जितने भी डाई कार्टिलिडन्स हैं उनमें इस तरह से ये टेट्राड बनता है। समचतुष्फलकी में आपने देखा कि इसके जो चतुष्क वर्ण हैं चारों लघुबीजाणु चारों फलकों पर पाए जाते हैं, और ऐसा विन्यास मुख्य रूप से डाई कार्टिलिडन्स में पाया जाता है। फिर दूसरा आता है समद्विपार्श्व चतुष्क, या इंग्लिश में आइसोबाई लेटरल टेट्राड, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। यह किस तरह का होता है? अभी आपको हमने आइसोबाइलेटरल का बना के दिखाया भी है। इस तरह से ये चार ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये आइसोबाइलेटरल ये विशेषता होती है मोनोकॉटिलिडन्स की। जितने एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। इसमें जो समद्विपार्श्व वाला है, इसमें चारों माइक्रोस्पोर एक ही तल में पाए जाते हैं। ये देखिए, जो चारों माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं वो एक ही तल में उपस्थित हैं। ऐसा टेट्राड आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहलाता है। तीसरा होता है लीनियर या रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क इंग्लिश बोलते हैं लीनियर टेट्राड। नाम से स्पष्ट है कि जब चारों माइक्रोस्पोर एक लाइन में हों, इस तरह से 1 2 3 4, ये रेखीय चतुष्क एक ही रेखा में एक ही लाइन में, मतलब सभी लघुबीजाणु एक सीधी रेखा के रूप में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हैलोफिला। हैलोफिला एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हैलोफिला में रेखीय चतुष्क या लीनियर टेट्राड बनता है। चौथा आता है रेखीय के बाद क्रासित चतुष्क। क्रासित चतुष्क, क्रासित को बोलते हैं डेकुसेट टेट्राड। डेकुसेट क्रासित या डेकुसेट। डेकुसेट क्या होता है? दो लघुबीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर अर्थात समकोण पर स्थित होते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। जैसे मान लिया, इसको आप यहाँ बना लीजिए इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, ये दो 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर आप देख रहे हैं, और एक यहाँ पर एक इसके पीछे की तरफ होगा। इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। पांचवा जो बन सकता है, पांचवा कहलाता है टी आकार या टी शेप्ड। टी आकार का, टी शेप्ड। अब नाम से स्पष्ट है कि टी आकार का बनाता होगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अरिस्टोलॉकिया। टी शेप्ड में क्या होता है, इसको यहाँ बना देते हैं। ये इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर देखा, और यहाँ ये बन गया, एक सेल ये बन गई, एक ये बन गई। इस तरह से टी शेप्ड में ये कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल है अरिस्टोलॉकिया।
अरिस्टोलॉकिया। तो इस तरह से आज आपने पढ़ा किस प्रकार से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 की संख्या में बनते हैं। चारों स्वतंत्र नहीं होते हैं, बाद में स्वतंत्र होते हैं, चारों जुड़े होते हैं। उनमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का आपने देखा, और किस तरह से बनता है ये देखा। दोनों प्रकार आपने देखे। पहला देखा आपने युगपत प्रकार का, दूसरा देखा आपने क्रमानुसार या सक्सेसिव टाइप का। फिर हमने इन 5 प्रकार के किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी में बने हुए ये लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर होते हैं, किस तरह से होते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी बातें हैं, जैसे चतुष्क से चारों परागकण अलग अलग हो जाते हैं, जनरली अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें ये आपस में जुड़े रह जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे कि टाइफा में और आर्किड में ये आपस में जुड़े रह जाते हैं, लघु बीजाणु अलग नहीं होते हैं। ड्रॉसेरा में, टाइफा में। इसके अलावा एक और सबसे बढ़िया उदाहरण है कैलोट्रॉपिस, जिसे मदार भी कहते हैं। मदार में एक विशेष प्रकार की संरचना बना देते हैं, परागपिंड बन जाता है। परागपिंड को पॉलिनियम बोला जाता है, और परागपिंड किस तरह से बन जाता है इसको भी जान लीजिए। ये सेपरेट नहीं होता, इस तरह से परागपिंड के रूप में ये टेट्राड अलग नहीं होता, टेट्राड नहीं बनता है, परागपिंड बन जाता है। ये परागपिंड एग्जाम्पल इसका हमने बताया अभी, कैलोट्रॉपिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग नहीं होते, आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे हम परागपिंड या पॉलिनिया बोलते हैं। तो इस तरह से, और इनका इसी प्रकार से पॉलिनेशन भी हो जाता है। ऐसे ही ये पॉलिनिया भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होती है इसका एग्जाम्पल हमने बताया कि कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस में ऐसी पोजीशन पाई जाती है कि इसमें पॉलिनिया बन जाता है। ये पोलिनियम है, याद रखिएगा, पोलिनियम। और इसको कार्पस्कुलम बोलते हैं। कार्पस्कुलम से जुड़े होते हैं। तो आज आपने पूरा विवरण पढ़ा कि किस प्रकार से पुष्प के अंदर परागकण बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो किस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज होता है। अब आपको हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम परागकण का स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना के बारे में समझाएंगे। आशा है आज जो कुछ भी हमने बताया है भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। सारे संबंधित डायग्राम भी आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे। जो हमने अभी तुरंत बताया है कि लीनियर टेट्राड, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट और टी शेप्ड, इन सब के एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगला भाग, आगे की बातें अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।